करके लाए हो सब लोग? कल वाला जो काम दिया था सब करके लाए ना? पहले थोड़ा सा आज एपिथीलियम टिश्यू ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है आज, तो फिर मैं आपसे पूछ लूँगी, है ना? तो पहले आज अपन पढ़ लेंगे, फिर अपन पूछ लेंगे, है ना? ओके बच्चों, ऑनलाइन वालों, बिमला, मीना, गुड नून मैम, ओके, राधे, माही, आ जाओ सभी एक बार, है ना? फिर करते हैं स्टार्ट। थोड़ा स्लोली पढ़ाऊंगी आज, है ना? तो कोई वो नहीं, आ रहे हैं, वो करवा दिए मैंने कंप्लीट। एक्चुअली क्या है कि इसकी जो एनसीईआरटी की हिंदी है ना, एनिमल टिश्यू वाले की, इतनी गंदी है। मतलब मैं 2 दिन से उसमें ट्राई कर रही हूँ, पर वो नहीं हो पा रहा, मतलब, है ना? फिर मैंने आज इंग्लिश से ही उसको करवाया है, तो फिर उसकी हिंदी होके अभी आ रही है आपके पास। अब दोनों दो, मतलब दोनों एक्चुअली, सुनो, अरे सुनो, मेरी बात सुनो। अरे आप आपस में मेरे मेरे से बात करो। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, कुछ हिंदी मीडियम से हैं, है ना? और मैं आपको सपोज दैट हिंदी हिंदी में पढ़ा दूं, और आपके वहां पर इंग्लिश के यों की त्यों लिखा आ गया, जैसे लाइक दैट पेरेंट काइमा लिखा आ गया, या फिर एल्वुलाई को एल्वुलाई ही लिखा आ गया। हाँ, तो आप सब लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हो? नहीं है ना? देखो, सब लोग नहीं है ना? समझ रहे हो? मैं तो पढ़ा दूं, मुझे तो मैं तो मोर कंफर्टेबल हो जाऊंगी, है ना? मुझे तो कोई लोड ही नहीं है फिर। तो थोड़ा सा मतलब दोनों का सही चल रहा है, आई थिंक, है ना? आ रहा है समझ में? करें स्टार्ट? रिंकू, मीरा आ गए आप सभी, है ना? और कोई रह गया है बाहर? तो आप सबको टिश्यू की डेफिनेशन अच्छे से याद है ना? जो टिश्यू की डेफिनेशन अपन प्लांट में पढ़े थे, वही सेम टू सेम एनिमल में है ना? वही कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका ओरिजिन सेम हो, डेवलपमेंट सेम हो और फंक्शन सेम हो, क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, ठीक है? वही सेम टू सेम यहाँ है। अब अपन कहेंगे कि भाई अब यहाँ पर एक अलग अलग टिश्यू नहीं मिल रहे है ना? हमारे टिश्यू ने क्या किया? ऑर्गन बना दिए ना, है ना? अपन सब ऑर्गन सिस्टम वाले हैं यहाँ पर, है ना? जितने में यहाँ पर जो एनिमल टिश्यू दे रखा है वो ह्यूमन के रेफरेंस में ही दे रखा है, मानव मतलब हमारे ही रेफरेंस में दे रखा है, तो आप चीजें कनेक्ट भी कर पाओगे एक दूसरे से, है ना? जैसे लाइक दैट मैं ब्रीथ कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ, है ना? सांस ले रही हूँ तो लंग्स अंदर जा रहे हैं, चेस्ट फूल रहा है, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हमने खाना खाया तो पाचन हुआ तो क्रमाकुंचन गति हुई होंगी ना स्टोमक में, पेट में, है ना? तभी तो वो खाना पचा होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा होगा। तो वो भी क्या टिश्यू का काम है, उसमें मतलब सैलाइवा मिक्स हुई, तो सैलाइवा भी किससे बनी है? ग्लैंड से बनी है। वो ग्लैंड से ही तो सीक्रेट हो रही है, ग्रंथियों से। तो वो ग्रंथि किससे बनी हुई है? टिश्यू से बनी हुई है। आगे अपन चलेंगे, पेनक्रियाज से मान लो इंसुलिन निकल रहा है या ग्लूकेगॉन निकल रहा है, तो वो पेनक्रियाज भी किससे बना हुआ है? टिश्यू से बना हुआ है। तो हमारे सारे ऑर्गन किससे बने हुए हैं? टिश्यू से बने हुए हैं ना? चाहे वो ब्लड उठा लो, है ना? ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा होता है, सारा किससे बना हुआ है? टिश्यू से बना हुआ है। अपनी स्किन पूरी, है ना, किससे बनी हुई है? टिश्यू से। स्किन वाली टिश्यू को बोलेंगे हम एपिथेलियल, है ना? वो अभी आगे बढ़ाएंगे, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि टिश्यू का क्या क्या है ना। फिर लंग्स वाला हो गया सारा, कि लंग्स में कहीं पर मस्कुलर टिश्यू रहेंगे, कहीं पर, है ना, आपके एपिथेलियल टिश्यू रहेंगे। तो सारे ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप के टिश्यू रहेंगे, वो अपने को रटना है कि कौन सी जगह पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ठीक है? तो वो अभी अपन पढ़ेंगे तो पूरा आपको याद होगा, है ना? अपन चल रहे हैं, है ना? चल रहे हैं तो किसकी वजह से चल रहे हैं? खड़े हैं, बोन्स की वजह से और मसल्स की वजह से, है ना? तो बोन और बोन आपस में किससे जुड़ी हुई होती हैं? वो भी एक टाइप का टिश्यू है ना? बोन्स और अपनी मसल्स किससे जुड़ी हुई हैं? वो भी एक टाइप का टिश्यू है। तो वो अपन सारा अपने रेफरेंस में ही पढ़ेंगे, मानव के रेफरेंस में। तो आपको अच्छे से, अपना ब्रेन है, ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन भी एक टिश्यू है, एक वो है तंत्र जिसको बोलते हैं ना। तो वो सारा के, है ना, अपन कैसे ब्रेन से लेके, मतलब एक सेल किस में कन्वर्ट हुई? पहले टिश्यू में, और टिश्यू किस में कन्वर्ट हुआ? ऑर्गन में, और ऑर्गन किस में कन्वर्ट हुआ? ऑर्गन सिस्टम में, और सिस्टम से क्या बनी? पूरी बॉडी बनी, ठीक है? मैंने जैसे इसको टच किया और सपोज दैट ये क्या होता? गर्म होता, तो मेरा हाथ हटता ना इससे। हटता क्यों हटता? क्योंकि मेरे न्यूरॉन ने किसको दिया? तीन तीन सिस्टम हो गए अपन, आगे है शायद अपना, एक बार मुझे सिलेबस दे देना, है ना? तो जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, तो क्या होता है, जो एकदम से जो क्रियाएं होती है ना, वो मस्तिष्क तक नहीं जाती, वो क्या है ना, अपने मेरु रज्जु तक जाकर ही वापस आ जाती हैं, और अपने को सेंस हो जाता है कि ये गर्म है तो इससे हटा लिया। तो वहां पर कौन सा काम कर रहा है?
नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, न्यूरॉन वाला टिश्यू काम कर रहा है वहां पे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ से देखो इतना जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये वाली जो लाइन है ना, मैंने वो आपके नोट्स में नहीं दी है, इसमें यही समझाया गया है कि कैसे श्वसन काम करता है, कैसे हमारी चेस्ट बाहर जाती है अंदर जाती है, तो उसमें कुछ मसल्स भी काम कर रही हैं, है ना। जैसे हमारे पेट में क्रमाकुंचन गतियां हो रही हैं, तो उसमें कौन सी मसल काम आ रही है, स्टोमक की मसल काम आ रही है, पेट की मसल्स काम में आ रही है ना। हम चल रहे हैं तो कौन सी मसल्स और वो काम आ रही है, हड्डियां काम आ रही है ना। मूवमेंट कर रहे हैं हाथों का, तो क्या हड्डी भी काम आ रही है, मसल्स भी काम आ रही है। कान को अपन ऐसे ऐसे दबा रहे हैं, तो कान किसकी बना होता है, उपास्थि का। उपास्थि भी क्या एक तरह का ऊतक है, तो ऊतक काम में, मतलब उपास्थि वाला ऊतक काम में आ रहा है। तो ऐसे अपनी पूरी बॉडी के बारे में ही हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें यही दिखा रखा है, देखो ये पेट है ना, पेट में से दिखा दिया ये यहाँ का पेट वाला ऊतक, ठीक है। और फिर बाद में हमें भूख कैसे महसूस होगी, तो वहां पे न्यूरॉन होंगे पेट के अंदर, तो वो हमारे ब्रेन को देंगे स्टेम, तो वो अपने को भूख महसूस हो जाएगी। तो ये सब मैंने आपको नहीं दिया है, क्योंकि ये जनरल बताया गया है कि कैसे क्या काम कर रहा है, वो है, तो वो नहीं दिया है मैंने, आगे से आपको दिया है ना। तो अब अपन पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले वही टिश्यू, सेम डेफिनेशन है ना। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका ओरिजिन सेम हो, डेवलपमेंट सेम हो और फंक्शन सेम हो, क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। अब अपन देखते हैं कि एनिमल में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। तो एनिमल में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथीलियम को उपकला भी बोलते हैं ना, अगर कोई हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लो। आ रहे हैं, एक बार मैंने उनको बोल तो दिया है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब तो तब तक अपन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं बताएंगे, है ना। उपकला ऊतक, ठीक है। एक बार और फोन कर देती हूँ मैं। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है क्या? ऐसे तो ये है ना, प्लांट वाले से इजी है, एनिमल वाला है ना, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओगे। बस थोड़े से नाम है, वो आप लोग मतलब वो भेजो ना नोट्स जल्दी बच्चों को। दे दिए मैंने, वो जो भैया लगा के गए थे ना क्लास, उनके पास है। करवा लिए होंगे शायद, मतलब बन तो गए थे। ठीक, जल्दी भिजवा दो, है ना। तो ये देखते हैं, तो 4 टाइप के टिश्यू, आप पहले इनको याद कर लो तब तक, है ना, नोट्स आ जाएंगे। सबसे पहला कौन सा टिश्यू होता है, एपिथीलियम, जिसे उपकला ऊतक भी कहते हैं। फिर दूसरा कौन सा होता है, मस्कुलर टिश्यू, है ना। फिर तीसरा कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। फिर चौथा कौन सा होता है, अपना नर्वस टिश्यू। अब मैं आपको बताती हूँ कि है ना, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, वो कहाँ होता है, जितनी भी अपनी बाहरी लाइनिंग दिख रही है ना, जो मेरी पूरी स्किन है, वो किससे बनी हुई है, एपिथेलियम। कौन से टाइप का एपिथेलियम है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना। मुंह मुंह की जो बाहर से एपिथेलियम की विशेषता होती है कि अंदर की साइड से तो एक बेसमेंट लेयर से जुड़ा हुआ होगा, है ना। स्किन अपनी जुड़ी हुई है ना, नहीं तो ऐसे बाहर निकल के आ जाती ना, मतलब। तो अंदर की साइड से तो किससे जुड़ा हुआ होगा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा, जो मैट्रिक्स में दसी हुई होगी, है ना। और बाहर की साइड किससे जुड़ा होगा, बाहरी वातावरण के कॉन्टेक्ट में होगा, है ना। अपन मुंह खोले ऐसे, तो ये वाली एरिया भी क्या है, बाहर के वातावरण में ही आ रहे हैं ना, मतलब। तो मुंह वाला जो अंदर की लाइनिंग है, वो भी किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से। वो अपन पढ़ेंगे अभी कि स्क्वेमस है कि सल्की है कि कौन सा वाला है, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी आप इतना ही से ध्यान दो। फिर अपने बॉडी में जैसे ऑर्गन रखे हुए हैं सारे, अपना देखेंगे ना स्केलेटन, तो हार्ट के लिए एक अलग से जगह होती है ना, जैसे हार्ट कार्डियक कैविटी बोलते हैं ना, हृदय की गुहा बोलते हैं ना। वहां की जो आउटर लाइनिंग है ना, जहाँ हृदय जस्ट टच कर रहा है, तो वो भी किससे बनी हुई होगी, एपिथेलियम से। ऐसे ही जहां अपनी किडनी रखी हुई है, वो भी किससे बनी हुई होगी, एपिथेलियम से। मतलब जहां पर भी ऑर्गन्स की कैविटी होंगी ना, वो सब किससे बनी हुई होंगी, एपिथेलियम से। तो स्किन हो गई अपनी, है ना, और माउथ की जो लाइनिंग हो गई वो हो गई, और ऑर्गन्स की कैविटी हो गई, मतलब जो भी अंगों की गुहाएं होंगी, वो सब किससे बनी हुई होंगी, एपिथेलियम टिश्यू से। फिर एपिथेलियम टिश्यू के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। एपिथेलियम का पहला होता है स्क्वेमस या सल्की, क्या होता है, स्केमस या सल्की, है ना। फिर दूसरा होता है इसका कॉलुमनर, क्या होता है, कॉलुमनर यानी स्तंभाकार, जो लंबे लंबे पिलर जैसा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा अपना, क्या कहते हैं, घनाकार या क्यूबॉइडल। नेक्स्ट कौन सा आएगा,
घनाकार या क्यूबोइडल। और फिर उसके बाद आएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। चौथा कौन सा आएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्तरित सल्की उपकला। ठीक है, हिंदी में बोल दूं एक बार। पहला सल्की है ना, दूसरा घनाकार, तीसरा स्तंभाकार और चौथा स्तरित सल्की। ठीक है, चार समझ में आ गए यहाँ तक। ये एपिथीलियम के टाइप है। अब किस में क्या पाया जाएगा वो अपन बाद में करेंगे, फिर अपन पहले इनको करते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का नाम से स्पष्ट है, कनेक्टिव मतलब संयोजी, मतलब जोड़ने वाला, कुछ ना कुछ जोड़ेगा। तो ऑनलाइन वालों अगर कोई क्वेरी हो ना तो मुझे मैसेज वो कर दो, है ना, तो अपन बात कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू नाम से स्पष्ट है, क्या करेगा, कहीं ना कहीं जोड़ेगा, कुछ ना कुछ जोड़ेगा। तो इसमें आता है अपने तीन आते हैं, एक तो ब्लड आता है ना, ब्लड भी क्या कर रहा है, सारी चीजों को जोड़ रहा है ना। अभी मैंने सांस ली, ऑक्सीजन गई, किस में गई, ब्लड में गई, ब्लड ही पूरे ऑर्गन्स को पहुंचा रहा है। मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो किस में गया, ग्लूकोज वगैरह ब्लड में गया, तो वो ब्रेन तक और सारे हाथ पैरों तक सब जगह कौन पहुंचा रहा है, ब्लड पहुंचा रहा है। तो ये कनेक्ट कर रहा है ना अपने सारे ऑर्गन्स को, तो कौन सा आ जाएगा इसमें, ब्लड आ जाएगा। फिर बोन्स, जो अपनी ये हड्डियां हैं, हड्डियां भी तो कनेक्ट कर रही है ना एक दूसरे को। अगर सपोज दैट अपने पास ये नहीं होता, मतलब उरोस्तियों का पुंजर ये नहीं होता है ना, तो क्या अपने लंग्स सुरक्षित रह पाते, नहीं रह पाते ना। तो हड्डियां भी क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शन का भी काम कर रही हैं और कनेक्टिव का भी काम कर रही हैं। सेम उसी प्रकार से उपास्थि है ना, जिसे कार्टिलेज बोलते हैं, जैसे कान की हो गई, नोज की हो गई, जो भी सॉफ्ट हड्डियां आपको दिखती है ना, वो सारी अपनी बॉडी में क्या है, उपास्थि है। ठीक है, तो ये वो तीनों किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। तो संयोजी कनेक्टिव में क्या क्या आया, ब्लड, बोन, उपास्थि। ठीक है मैम, हमें भी पीडीएफ एक दिन पहले ही दे दिया करो बेटा, इनको भी नहीं दी अभी, है ना, तो पीडीएफ अंदर देखो, बाहर तो है ही, जैसे अपने कान का ये ईयर पन्ना है, ये सपोज दैट हड्डी का होता, आप सोचो ना, तो एक अपने पे एक्स्ट्रा बर्डन होता ना, होता कि नहीं होता, कानों के पास है ना अपन इनको मोड़ सकते थे, और आप ये जो इतनी प्यारी प्यारी बालियां पहन के रखते हो, ये पहन सकते थे क्या, नहीं, हड्डी में थोड़ा ना छेद करते आप, है ना। तो वो इसलिए जो नोज का और जो सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें है ना, वो सब उपास्थि की बनी हुई है। उपास्थि भी आपस में हड्डियों को जोड़ती हैं कुछ जगह पे, है ना, तो सारा नहीं है, तो उपास्थि अपने में कम पाई जाती है थोड़ी सी, है ना। तो मेन हड्डियां हो गई, है ना, बोन्स हो गई, ब्लड हो गया और उपास्थि हो गई। ठीक है, नहीं, उपास्थि होती है कार्टिलेज। ठीक है, वो नहीं, हाँ, उपास्थि ही होती है वो पूरी, हाँ, बड़ा होता है, कितनी भी बड़ी हो सकती है ना, ऐसे ये नहीं है कि भाई उनमें कुछ होगा। जैसे बॉन्स बनी हुई होती है ना, सेम जैसे बॉन्स बनी होती है एक ऑस्टिन सेल्स होती है उससे, है ना, ऐसे ही कार्टिलेज बनी होती है कॉन्ड्रिन सेल्स से। ठीक है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, कैल्शियम और फॉस्फेट का डिपोजिशन नहीं होता, इतना नहीं होता जितना बॉन्स में होता है, तो वो हार्ड नहीं होती, समझ रहे हो। तो ये उपास्थि, अभी तो आप यही याद रखोगे कनेक्टिव टिश्यू में उपास्थि आती है। ठीक है, अगर अपन आगे इंटरनल स्ट्रक्चर में घुसेंगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, उनमें थोड़ी ज्यादा होती है ना, अपने में थोड़ी कम होती है। तो इसका समझ में आ गया क्या क्या आएंगे इसमें, ब्लड, बोन और कार्टिलेज। ठीक है, तीनों आ गए ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन पेशीय ऊतक में, है ना। पेशीय ऊतक में क्या है, एक तो आएंगे स्केलेटन मसल यानी कंकालीय पेशियां। ठीक है, कंकालीय पेशियां कौन सी हैं, जो अपने हाथ पैरों की पेशियां हैं, जो अपने को खड़ा रख पा रही है ना, सब इसमें आ जाएंगे कंकालीय। फिर आएंगे स्मूथ मसल यानी चिकनी पेशियां, ये कहाँ पर मिलती हैं, जो अपने आंतरिक ऑर्गन्स होते हैं ना, उनमें कौन सी मिलती हैं, स्मूथ मसल मिलती हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप की मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल, हृदय पेशियां। ठीक है, वो केवल कहाँ पर मिलेंगी, हृदय में मिलेंगी। ठीक है, ये स्मूथ मसल्स में आती है ना। हाँ, नहीं, मस्कुलर में तो आएंगी, लेकिन इसमें जो मसल्स होंगी ना, वो स्मूथ मसल होंगी, है ना, क्योंकि उनमें बार बार क्रमाकुंचन और सॉफ्ट होती हैं वो, है ना, चिकनी पेशियां जो होती हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और इसमें केवल न्यूरॉन आएंगे अपने, है ना, और कुछ नहीं आएगा इसमें, केवल न्यूरॉन आएंगे। तो ये अपने को याद हो गए। चलो चारों बोलो। अ, ठीक है, अब एपिथीलियम का बताएंगे आप। ये हाँ, क्या क्या, हाँ हाँ, वो तो ठीक है, मैं कह रही हूँ टाइप्स बताओ एपिथीलियम के, अभी मैंने चार टाइप बताए थे ना, वो बताएं।
एक स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन कॉर्टेक्स, इसका क्या मतलब है? कॉर्टेक्स का वही मतलब है कि जो लेटरल मेरिस्टेम बनाते हैं ना वो कॉर्टेक्स सेल में बनते हैं ना, तो वो कॉर्टेक्स लोकेटेड है वहां पर। ठीक है श्रेया, कॉर्टेक्स है ना लेटेक्स वाले वो जो अपन लेटरल मेरिस्टेम पढ़ा था ना वहीं पर होता है। हाँ आप बताएं। बोन्स तो बेटा कनेक्टिव में जाएगा ना। एक बार आप प्लीज बात मत करो ना जिससे पूछ रहे हैं, आप बताएं। हाँ 4 बताए थे, ये तो याद है 4 बताए थे। ठीक है आप बैठ जाएं। कौन बताएगा चारों? आप बताएंगे? हाँ आप बताएं। अब बैठ के ही बता दें। सल की सब सब ध्यान से सुन लो है ना। हाँ ठीक है ठीक है, आ गया सबको। अब नेक्स्ट चलते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव कौन बताएंगे? आप बताएं। हाँ हड्डी, बस है ना ये। ठीक है, और मस्कुलर कौन बताएंगे? आप बताएंगे मस्कुलर। पेशी, पेशी बोल दो। हाँ 3 ही बताई थी। कार्डियक, हृदय पेशियां, स्मूथ चिकनी पेशियां, और स्केल्टन मसल यानी कंकालीय पेशियां। हो गया यहाँ तक सबको क्लियर? ठीक है नेक्स्ट यही है, देखो ये रहा है। पहले मुझे आपको याद कराना था तब मैं ये दिखाऊंगी है ना, तो ये देखो क्या कह रहे हैं। हाँ हिंदी तो लिख रही हूँ ना। इसको बोलते हैं सल्की। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल को घनाकार, इसको बोलते हैं स्तंभाकार। ऐसा नहीं है, आगे चल के इन सबकी हिंदी है ना, पर मैं चाहती हूँ कि उसने अगर यूं करके हिंदी में क्यूबॉइडल लिख दिया इंग्लिश का, फिर आप क्या करोगे? समझ रहे हो? तो दोनों आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्तरित सल्की। ठीक है, अभी नहीं लाए क्या वो? यार ये तो बहुत ही देर कर दी। आप लोग कॉपी वगैरह नहीं बना रहे क्या? इनको क्या करवाओगे, बाइंड करवाओगे बाद में नोट्स को? ओके फिर तो है ना, इनको एक साइड से करके देना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ें तो फिर। ठीक है ठीक ठीक। ठीक है, तो ये अभी आपके नोट्स आ जाए तब उसमें लिख लेना है ना। फिर स्केल्टन को क्या बोलेंगे? कंकालीय। ठीक है, स्मूथ को बोलेंगे चिकनी, और कार्डियक को बोलेंगे हृदयक। हृदय ऐसे लिखते हैं क्या? कैसे लिखते हैं? हृदय सही था ना? ठीक है, और मस्कुलर को बोलेंगे पेशी। ठीक है, और एपिथीलियम को बोलेंगे उपकला, और कनेक्टिव को बोलेंगे संयोजी, और नर्वस को बोलेंगे तंत्रिका। ठीक है, ब्लड को तो रक्त, बोन को हड्डी यानी अस्थियां, अस्थि, और कार्टिलेज को उपास्थि। ठीक है, न्यूरॉन को न्यूरॉन ही रहने दो, न्यूरॉन या तंत्रिका। ये आप एक बार नोट डाउन कर लो है ना। ब्लड बोन मैम, हमें भी पीडीएफ एक दिन पहले इनको डाल दी ऑनलाइन वालों को पीडीएफ, इनको भी डलवा दो है ना। हटो, हिंदी में तो क्या कर रखा है एकदम पूरा एक पैराग्राफ में पूरा कॉम्प्लेक्ट कर रखा है इसको एकदम। हाँ आज इतना ही पढ़ेंगे, कल आ जाएगा, और कल आगे वाला 3 जो है वो कल आ जाएंगे। पर उसमें क्या बहुत कम दे रखा है, जैसे तंत्रिका वाला अपन है ना जब ब्रेन पढ़ेंगे ना,
तो उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे उसको, है ना। तो अभी उसमें कम ही दे रखा है। फिर ब्लड वाला तो मैं अभी पूरा करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, है ना। आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये वाले तीनों मस्कुलर के हैं, ये इसका है ना, ये एरो से समझ में आ रहा है ना। आप नहीं लिख रहे, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो। ठीक। अभी ऑनलाइन वाले देखो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फिर नीचे है ना फोन कर देंगे कि मैम हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। आपको सबको प्लांट टिश्यू तो अच्छे से याद हो गया ना, है ना। वो मैंने दे दिए नीचे। अच्छा वो क्वेश्चन वो कल वाले भी नहीं दिए ना आपको, हाँ वो भी साथ में ही दे देंगे, है ना। मैं छुट्टी रखूंगी, अब बताओ आप लोग कल की रखूं या परसों की रखूं। और मेरे को डॉक्टर के जाना होता है, मतलब थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, मैं 11 बजे यहाँ आ जाती हूँ, वही 11 से 2 वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, तो और वो RGHS में आजकल 100 टोकन वाला कर दिया है, तो नंबर ही नहीं आ पा रहा है। तो या तो कल की रखूं या फिर परसों की रख लूं, है ना। या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि कल पूरा कर लेते हैं एनिमल टिश्यू, है ना। फिर मैं आपको क्वेश्चन दे जाऊंगी, फिर परसों की छुट्टी रख लेते हैं, फिर मंडे को मैं अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो ऐसा अगर कल लंबा लेना पड़ेगा तो लंबा भी ले लेंगे, है ना, कल पूरा कर लेंगे इसको। हो गया यहाँ तक, आगे चलें। अभी अपन है ना वापस से रिवाइज करेंगे सारा। टिश्यू, टिश्यू की डेफिनेशन सबको पता है अच्छे से, है ना। एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, है ना। कौन कौन से, एपिथीलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरॉन, है ना। एपिथीलियम कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। स्क्वेमस, सल्की, क्यूबोडल, घनाकार, और स्तंभाकार कॉल्यूमनर, और स्ट्रेटिफाइड। इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है ना, एकमात्र अपनी स्किन में मिलता है, और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो इसको तो अभी से याद रख लो कि स्किन में मिलता है। ठीक है, आगे मैं नहीं, आगे इसके डायग्राम है ना, वहां पे लिखना कि कौन सा कहाँ मिलता है, तो वो तो तब जब भी आप डायग्राम देखो ना, तो आपको याद हो जाए कि ये वाला यहाँ मिलता है, वो अपन आगे वाले उसमें लिख लेंगे, है ना। क्या कह रहे हैं, हाँ केवल त्वचा में, है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं अपन मस्कुलर में। मस्कुलर कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सी मसल होती हैं, एक तो कंकालीय पेशियां, स्केलेटन मसल होती हैं, एक स्मूथ मसल होती है, चिकनी पेशियां। चिकनी पेशियां कहाँ मिलती हैं, अपने इंटरनल ऑर्गन्स में, है ना। और स्केलेटन मसल कहाँ है, अपने पूरे कंकाल में, जो अपन बोन्स को करके बैठे हैं ना। देखो एक ट्रिक होती है, आगे बता दूंगी, चाहे आगे अभी अस्थि वाला पढ़ेंगे तब बता दूंगी। और फिर उसके बाद क्या आता है अपना कनेक्टिव वाला, है ना। कनेक्टिव में कौन कौन से होते हैं, ब्लड होता है, बोन होती हैं, और कार्टिलेज होता है, वो पास्तियां होती हैं। ठीक है, और नर्वस वाले में केवल न्यूरॉन एक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे चलें, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। आंसर प्लीज रिपीट कर दीजिए, कौन सा आंसर रिपीट करना है। मैम आप जो स्टूडेंट से पूछते हो आंसर को पहले भी रिपीट किया करो। अच्छा मैं तो बोल ही रही हूँ ना बराबर में, कोई बात नहीं, इनकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, अब अपन आते हैं एपिथेलियल वाले पे, है ना। तो देखो मैंने क्या बताया, ये सबसे भारी आवरण में पाए जाएंगे, है ना। भारी आवरण में पाए जाएंगे तो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, है ना। जैसे सपोज दैट अपनी स्किन है, स्किन अपनी स्ट्रेटिफाइड क्यों होती है, मतलब स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि नॉर्मल है तो वो सल्की ही, लेकिन उसमें 5-7 लेयर हैं, है ना। 5-7 लेयर इसलिए हैं, जैसे अपन इस इन्वायरमेंट में खड़े हैं, अब आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें कितने वायरस, बैक्टीरिया, फंगल वगैरह हैं। ठीक है, अब अपनी स्किन सपोज दैट एक की ही बनी होती, तो उनको पेनिट्रेट करने में आसानी रहती ना, आराम से पेनिट्रेट करते और अपने को इन्फेक्ट कर देते और अपने को बीमारी, कोई ना कोई बीमारी हो जाती। ठीक है, इसलिए अपनी स्किन क्या होती है, 4 से 5 लेयर की होती है ना। तो जैसे अपन ये पढ़ेंगे ना, कहाँ चला गया, ये अपनी देखो स्किन वाली स्ट्रेटिफाइड, कितनी लेयर है ना ये वाली, है ना। ये इसमें दिख नहीं रही है, इस वाले में देखो अच्छे से दिखेंगे। इसमें देखो
कितनी सारी लेयर है ना, कम से कम 5 से 7 या 10 लेयर तक आराम से है। ये अपनी स्किन की वो है ना। और स्किन पर जब अपन टाइप्स पे जाते हैं तो अलग अलग 5 टाइप की उपकलाएं होती है ना। किसी में, किसी से तो हेयर निकलते हैं, हेयर का जो कैविटी वगैरह बनती है वो है। फिर उसके नीचे जहाँ से अपना ये स्वेटिंग होती है ना, पसीना जहाँ से निकलता है, वो वाली ग्लैंड्स होती हैं। फिर उसके नीचे तो वो अपने में है नहीं, तो अपन इतना नहीं पढ़ेंगे आगे तक, है ना। बस आप इतना याद रखना कि इसके लेयर है ना बहुत सारी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये अपने बाहर से जो इन्फेक्शन हो, वायरस बैक्टीरिया वगैरह का, उससे प्रोटेक्शन कर सकें, ठीक है। धूप से, जैसे सपोज दैट अपनी पतली सी स्किन होती है, एक ही लेयर होता, तो अपने को धूप भी ज्यादा लगती, तो बाहरी इन्वायरमेंट से ज्यादा प्रोटेक्शन कर सकें, इसलिए जो स्किन की कोशिकाएं होती हैं वो स्ट्रेटिफाइड होती हैं। होती तो नॉर्मल सल्की ही है, नॉर्मल स्क्वेमस ही होती हैं, लेकिन वो बहुत सारी लेयर्स में होती हैं। आ गया समझ में? स्ट्रेटिफाइड पूछेगा तो आपको स्किन देना आंसर। क्या कह रहे हैं? हाँ वही सेम टू सेम है ना। तो ये हो गया अपना, है ना। अब देखते हैं अपन सबसे पहले स्क्वेमस सल्की वाले पे है। सल्की कोशिकाएं जो होती है ना, सल्की एपिथीलियम, वो कैसी होती है? जैसे ये अपना फर्श दिख रहा है ना, टाइल्स, सेम टू सेम यही होती है। अपन जब टाइल्स लगाते हैं तो इसके नीचे एक सीमेंट की इतनी मोटी लेयर बनाते हैं, है ना। वो वही सेम टू सेम इसमें क्या होती है? बेसमेंट लेयर होती है। क्या होती है? बेसमेंट लेयर, जो कि नॉन लिविंग होती है, डेड होती है वो, है ना। केवल फ्लूइड होता है उसमें, और कुछ भी नहीं होता है ना, कोई सेल वगैरह नहीं होती है। तो ये सारी जितनी भी अपनी एपिथेलियम सेल है ना, उनके नीचे क्या आएगी? एक तो बेसमेंट लेयर आएगी, इसको मत भूल जाना। एपिथेलियम सेल्स ऊतक के नीचे हमेशा क्या आएगी? बेसमेंट लेयर। आपसे पूछे बेसमेंट लेयर लिविंग होती है कि नॉन लिविंग होती है? नॉन लिविंग होती है, ठीक है। बेसमेंट लेयर के ऊपर अब अपनी सारी सेल्स जमेंगी। जो जैसे जमेगी ना, उसका वैसा ही क्या दे देंगे अपन? नाम दे देंगे, ठीक है। अगर वो क्यूब की फॉर्म में जमेगी तो अपन क्या बोल देंगे उसको? क्यूबॉइडल। अगर वो है ना ऐसे सल्की, मतलब यानी टाइल्स की फॉर्म में जमेगी, तो उसको क्या बोल देंगे? सल्की यानी स्क्वेमस। अगर वो स्तंभ की फॉर्म में जमेगी तो क्या बोल देंगे उसको? स्तंभाकार। यहाँ तक किसी को स्ट्रेटिफाइड मैंने आपको बता ही दिया। स्ट्रेटिफाइड को तो स्किन डाल के और 4 से 5 परत होती है, अलग निकाल दो। अपन 3 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आ रहा है यहाँ तक समझ में, है ना। तो सबसे पहले तो ये कि जंतुओं के शरीर को ढकने, बाह्य रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है ना एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद होता है कि एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहाओं में, मैंने बताया आपको कि जो भी अपने बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जहां पर भी कैविटी है, कैविटी गुहा हो गई है ना, तो वहां क्या पाई जाती है? अपनी एपिथेलियम। ये एपिथेलियम के बारे में जनरल है, अभी सल्की वगैरह के बारे में नहीं है, नॉर्मल। मैंने आपको सबसे पहले बताया ना कि प्रोटेक्शन का काम करती है। कहाँ पर मिलती है? ऑर्गन्स की जो कैविटी होती है वहां पे मिलती है, मुंह की लाइनिंग वगैरह में मिल जाएगी। ऐसा आवरण जो एक तरफ तो बाह्य वातावरण से कांटेक्ट में हो, है ना, और एक तरफ किससे जुड़ा हुआ हो? बेसमेंट से जुड़ा हुआ हो, जो किस में धसी हुई हो? मैट्रिक्स में धसी हुई हो। आ रहा है समझ में? देखो, भूल जाओ, सब भूल जाओ, है ना। एपिथेलियम है, एपिथेलियम समझ में आ रहा। बाह्यतम लेयर है, ठीक है। बाह्यतम लेयर है तो एक तो अपनी स्किन बना रही, मतलब पूरी कवरिंग, ये हेयर भी अपने इसमें आ गए, स्किन आ गई पूरी, लिप्स आ गए, हाथ आ गए, पैर आ गए, सब जो भी बाहर से दिख रहा है वो सब क्या है? एपिथेलियम है, ठीक है। अब एपिथेलियम है तो बाहर से तो बाह्य वातावरण के कांटेक्ट में डायरेक्ट, है ना। अंदर किससे जुड़ी हुई है? बेसमेंट लेयर से। किससे जुड़ी हुई है? बेसमेंट। बेसमेंट लेयर कैसी है? नॉन लिविंग है। और बेसमेंट लेयर किस में धसी हुई है? मैट्रिक्स में। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अब अपन चलते हैं कि ऑर्गन्स के लिए मैम आप कैसे बोलोगे कि बाह्य वातावरण के संपर्क में? हाँ, मैट्रिक्स मतलब अधात्री। देखो, हाँ, मैट्रिक्स मतलब होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब होता है जैसे मतलब है ना, जैसे प्लाज्मा होता है ना अपना, है ना, जिसमें कोई सेल्स वगैरह नहीं, ऐसे ये बिखरा हुआ पानी जैसा, जैसे आप समझ लो द्रव होता है ना, जैसे कोई गाढ़ा द्रव है ना, वो है मैट्रिक्स, है ना। वो प्लाज्मा नहीं कह सकते, क्योंकि प्लाज्मा अपन स्पेसिफिक ब्लड वाले उसके लिए यूज करते हैं, तो प्लाज्मा तो नहीं कह सकते। पर हाँ, आप ऐसे समझ लो कि जैसे फ्लूइड है ना, और फ्लूइड में कुछ ऐसे सेल्स भी पड़ी हुई हैं, कुछ ऐसे फाइबर भी पड़े हुए हैं, वो मैट्रिक्स है अपना, उससे जुड़ी हुई है ये अपनी लेयर, ठीक है। वो अलग है, वो अलग है। ये तो अपन जो लिक्विड फॉर्म पूरे में फैला हुआ है ना, जैसे अपन देखो, ये जो है, ये तो है सारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनके नीचे एरो लगा के लिख लो, बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना।
ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। आप जो कह रहे हो ना माइटोकॉन्ड्रिया, देखो क्लोरोप्लास्ट में उसी चीज को अपन स्ट्रोमा कह देते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में उसको मैट्रिक्स कहते हैं। वो तो एक तरह से फ्लूइड है उसका खुद का, उसको मैट्रिक्स बोल दिया है, बस वो बोलने का तरीका है। ये भी है तो फ्लूइड ही, है ना, लेकिन इसमें और भी चीजें पड़ी होंगी, इसमें फाइबर्स भी पड़े होंगे, इसमें फाइब्रोब्लास्ट भी पड़ी हुई होंगी कोशिकाएं, है ना, इसमें और भी चीजें हो सकती हैं। मतलब ऐसे समझ लो एक तरह से जैसे लाइक सूप होता है ना अपना, जैसे अपन टमाटो सूप बनाते हैं या वेजिटेबल सूप बनाते हैं, उसको आप फैला दो, वो मैट्रिक्स है। समझ गए ना? क्या बोन मैरो अलग चीज हो जाती है ना। हाँ, अपन बोन का मैट्रिक्स बोन मैरो को बोल सकते हैं, पर यहाँ जो मैट्रिक्स है वो अलग है ना। तो वो क्या पूरे अपने एक तो क्या करेगा, वो अपनी स्किन को मतलब नमी प्रोवाइड करता रहेगा, है ना, उससे ही सेल्स क्या करेंगी, म्यूकस वगैरह का लेती रहेंगी आगे करके, है ना। तो वो एक और ज्यादा प्रोटेक्शन का काम करेगा। सपोज दैट जैसे स्किन को भी अपना बैक्टीरिया या वायरस पेनिट्रेट कर गया, 4-5 लेयर थी उसको भी पेनिट्रेट कर गया, फिर जो है बेसमेंट उसका ज्यादा कोई रोल यो नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नॉन लिविंग है, तो उसका ज्यादा कोई है नहीं, वो मान लो रोक नहीं पा रहा है। फिर जाएगी किस में, मैट्रिक्स में जाएगी। अब मैट्रिक्स में आप सोचो जैसे चाशनी होती है, आप जानते हो अचार में जब अपन चाशनी डालते हैं तो बैक्टीरिया वायरस ग्रो नहीं कर पाते, सेम टू सेम वही काम क्या कर रहा है, मैट्रिक्स काम कर रही है, एक तरह से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। चिपचिपा सा पदार्थ, है ना, लाइक म्यूकस जैसा कुछ ऐसा पदार्थ होता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो ये जो लेयर है बेसमेंट वाली, ये किस में होगी, आगे मैट्रिक्स में होगी, ठीक है। अभी आप देखो मैं बताऊं, जैसे किसी का वैसा वाला एक्सीडेंट हुआ है एकदम जो घिस जाते हैं, है ना, वैसा वाला हुआ है, तो आप देखोगे कि उसमें से छोटे छोटे छिद्रों में से ऐसे पानी जैसा पदार्थ निकलता है, वो मैट्रिक्स है। अब तो आ गया समझ में, है ना। तो इतना सा होता है, ठीक है। तो सिंपल अपन इसका देख रहे थे क्या होता है, एक तो ये बाह्य आवरण बनाती है ना, अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है कैविटी में, है ना, और एक दूसरे से जोड़ने के लिए, जैसे ना क्या, ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने में अवरोध। अब जैसे हार्ट है ना, हार्ट अपनी कैविटी में अलग सुरक्षित है, अपना वो स्टोमक अलग सुरक्षित है ना, तो ये मिक्सअप नहीं होने देती है। ये लाइनिंग इसीलिए बनती है एपिथेलियम की, ताकि ऑर्गन्स आपस में मिक्स ना हो पाए, ठीक है। तो ये वो बता रहा है। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है, नॉर्मल वाली बता रही हूँ। एक तो स्किन हो गई, है ना, एक मुंह की लाइनिंग हो गई, है ना, देखो त्वचा, स्किन, देख लो इधर दिख रहा है आप लोगों को, है ना, फिर मुंह, है ना, मुंह की जो लाइनिंग है अंदर से, ये वाला जो अपने को बाहर दिख रहा है, जहां से आपकी जीभ टच हो रही है ना, वो सब ये वाला आ जाएगा, है ना, मुंह की लाइनिंग हो जाएगी। आहार नाल अपनी जो ये है ना, एलिमेंट्री कैनाल, और रक्त वाहिनियों की नलिकाएं जो अपनी ये ब्लड वेसल्स हैं, है ना, इनके अंदर की लाइनिंग हो जाएगी। और फेफड़ों की कूपिकाएं, है ना, ये मैं अभी बताऊंगी फेफड़ों की कूपिका एल्वेओली क्या होती है ना। नेफ्रॉन की नली, है ना, मतलब जितनी भी नलिकाएं अपनी बॉडी के अंदर वो सब आ गई इसमें, क्योंकि उनमें भी तो लाइनिंग होगी ना, स्किन आ गई, मुंह की लाइनिंग आ गई, और एलिमेंट्री कैनाल आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक चीज है ना, इससे ही मेरे को याद आई है, जैसे सपोज दैट हमारी स्किन है ना, वो बैक्टीरिया वायरस और इनको प्रोटेक्ट कर रही है ना, तो आप बोलोगे कि मैम अपने अंदर बॉडी में बहुत सारे ओपन पोर्स भी हैं, लाइक दैट अपन मुंह से वो कर रहे हैं तो कितने सारे बैक्टीरिया और उनको एनवेलप कर रहे हैं ना, नोज नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, एनल वाला पार्ट हो गया, वेजाइनल पार्ट हो गया, यूरिथ्रा हो गया, ये सब भी है। तो इनकी लाइनिंग भी किससे बनी हुई होती है, एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। तो जितने भी अपने ओपन पोर्स होते हैं वहां की लाइनिंग किसकी बनी हुई होती है, एपिथेलियम की बनी हुई होती है। और जितने भी अपनी स्किन वगैरह जो बाहरी प्रोटेक्शन वाले पार्ट हैं वो किसके बने हुए होते हैं, एपिथेलियम। अब कौन सी एपिथेलियम का बना होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। एक बार आप याद रखोगे इतना कि एपिथेलियम का क्या क्या बना होता है ना। हाँ, अब है फेफड़ों की कूपिका एल्वुलाई, है ना, देखो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, वाइट ले लेते हैं। ये सपोज दैट क्या है, इंसान का मुंह है, ठीक है। यहाँ से क्या नोस्ट्रिल है, छिद्र है ना, नोज में यहाँ से, ठीक है। यहाँ से फिर अपन चलेंगे तो यहाँ पे लेरिंग्स और फेरिंग्स आ जाएंगे। लेरिंग्स जिनसे आवाज निकल रही है अपनी, और देन फेरिंग्स श्वास। थोड़ा सा ना हिंदी इनकी देख लेना, मैं एक बार कर जो बता दूंगी, है ना, सोच के बतानी पड़ेगी, है ना। फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स के बाद यहाँ से क्या निकलती है, ट्रैकिया निकलती है, श्वास नली निकलती है ना। श्वास नली आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और फिर ये अपने क्या हो जाते हैं, लंग्स हो जाते हैं, है ना, ठीक है।
अब ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया फिर किस में आगे डिवाइड होगी, प्राइमरी में, प्राइमरी ब्रोंकियल्स में, है ना, फिर ब्रोंकियल और डिवाइड होंगे फर्दर, है ना। तो धीरे धीरे जब ये डिवाइड होगी तो एक ऐसे करके एक कूपिका यानी गुब्बारे के नुमा संरचना में वो हो जाएगी, इसको बोलते हैं एल्वुलाई यानी। और ये बहुत सारी होती हैं, समझ रहे हो, एक फेफड़े में ये लाखों की संख्या में होती हैं। यहाँ से, है ना, फिर यहाँ से क्या जाएगी, ब्लड की कोई कैपिलरी जाएगी, मतलब कोई केशिका जाएगी पतली सी ब्लड की, है ना, वहां यहाँ से ये ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या मिलती है, अपनी एपिथेलियम कोशिकाएं मिलती हैं। आगे बात समझ में। अब इसको बोलते हैं श्वास नली, इसको बोलते हैं श्वसनिका, है ना। और आगे चल के, है ना, ट्रैकियोल्स को पता है क्या बोलते हैं, ट्रैकियोल्स को भी ऐसे श्वसनिका टाइप से ही कुछ बोलते होंगे, है ना, ये अपने में है नहीं, याद मत करना, है ना। फिर एल्वुलाई में कन्वर्ट हो जाता है, ये मुझे नहीं आ रही इसकी हिंदी याद, है ना, ट्रैकियो ब्रोंकाई वगैरह को श्वसन, हाँ, हाँ, और हिंदी में तो बहुत ही टफ है, फुफ्फुसीय नलिकाएं और मतलब बहुत ही खतरनाक वाला है ना। तो ये आप एल्वुलाई याद रख लोगे यहाँ से। तो एल्वुलाई की लाइनिंग में क्या मिलता है, एपिथेलियम सेल बनती है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अपने को एल्वुलाई समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर होता है, लंग्स में होता है, बहुत सारे गुब्बारे गुब्बारे किसी आकृति की होती हैं, जैसे वो नहीं चलते वो पानी वाले जो उसमें चलते हैं, क्या बोलते हैं, दीवार होली पर, है ना। हाँ, अपन वो पाइप लगा के उसमें पानी भर देते हैं, तो ऐसे उनको गुच्छे में पकड़ लो, वो एल्वुलाई है। और वो कहाँ पे मिलती है, अपने लंग्स में। और वहीं से क्या होता है, अपना ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, वहीं से खूब सारी ब्लड कैपिलरी जा रही होती है, तो वो ऑक्सीजन का वो करती हैं आदान प्रदान, है ना। तो ये आ गया आपको समझ में, है ना। यहाँ पर भी क्या मिलेंगी, आपको नींद आ रही है क्या सोए नहीं रात में, थोड़ा पानी पी लो, है ना। और ये है ब्रकीय की नलिकाएं, मतलब यानी नेफ्रॉन की नली, ठीक है। देखो, किडनी की ट्यूब्स, है ना, एल्वुलाई, वेसल्स, और ये हो जाएगा सारा ईसोफेगस, स्किन और माउथ, है ना। याद हो जाएगा यहाँ तक। अभी इसका, है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब कम ही आएगा। आगे जो इनके टाइप्स है ना, कि स्क्वेमस में कौन सा है, क्यूबोइडल में कौन सा है, वो आप लिख लो, है ना। ये मैं जो डायग्राम आ रहा है ना, कहाँ डायग्राम, ये रहा, इसमें ना लिखो आप, स्क्वेमस में लिखो सबसे पहले तो, सल्की वाले में। हालांकि ये इसमें थ्योरी में लिखा हुआ है, पर आप यहाँ पे लिख लोगे ना तो आपको क्या ज्यादा याद रहेगा। इसमें लिखो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, बताऊंगी बताऊंगी। रक्त की नलिकाओं में, रक्त की नलिकाओं के अस्तर, मतलब क्या बोलते हैं लाइनिंग को, अस्तर, अस्तर में, रक्त की नलिकाओं के अस्तर में। ऑनलाइन वालों आप भी लिख लो, साइंस का क्वेश्चन दोनों में पेपर में स्टडी करके आंसर देने होंगे मैम, हिंदी में हार्ड वर्ड है, अब क्या ही कर सकते हैं, हार्ड है तो है ना। तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स लिख लिया, है ना। अभी अपन और थ्योरी में पढ़ेंगे ना, और अच्छे से आएगा। मैं इसमें इसलिए लिखवा रही हूँ कि आप इस पन्ने को खोलो तो आपको बार बार ये नजर में आएगा ना, तो याद हो जाएगा, है ना। फिर है नेक्स्ट, लंग्स ऑफ एल्वुलाई। अरे यार, फेफड़ों की कूपिकाओं में, हिंदी वाले लिख लो, फेफड़ों की कूपिकाओं में। सल्की में ही लिख रहे हो ना सब लोग, हाँ। हाँ, इंग्लिश एल्वुलाई, लंग्स ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई ऑफ लंग्स, कुछ भी लिख लो। क्या करूं, बड़ा करूं इसको, कैसे होगा, ये वाला, ये वाला, अब दिख रहा है, दिख पा रहा है। अब तो ये और वैसा हो गया, बोल रही हूँ ना मैं, लिख लो आप हिंदी से हो इंग्लिश से हो। हाँ, तो आप या पहले में तो लिखो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स,
आगे भी आएगा ये, वहां से भी आप निकाल सकते हो, पर मैंने सोचा कि एक बार यहाँ लिख लेते हैं तो जल्दी याद तो भी हो जाएगा, है ना। और लंग्स ऑफ एल्वुलाई, क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, लिखा तो थ्योरी में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप जब जैसे इस डायग्राम को खोलोगे ना, तो आप जस्ट स्क्वेमस पढ़ते ही क्या पढ़ोगे, ये दोनों चीज पढ़ोगे। तो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएंगे, और वो अपने को ये नहीं पूछेगा कि टाइल्स की शेप की कौन सी कोशिकाएं होती हैं या स्तंभाकार कौन सी होती है, नाम से ही पता चल रहा है, तो वो क्यों ही पूछेंगे, है ना। तो इसमें से ही क्वेश्चन आएगा इसमें। लिख लिया यहाँ तक, है ना। फिर नेक्स्ट लिख लो क्यूबॉइडल में, यार ये छोटा और करना पड़ेगा, ये वाला। एक बार इसको छोटा तो करूं पहले, करके जाओ। कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अच्छा ये अंडू का है ना, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट अपन क्या लिखेंगे, कहाँ गया मार्क, क्यूबॉइडल में लिखोगे अब आप, ये घनाकार है ना, ये क्या है, क्यूबॉइडल है, ठीक है, ये क्यूबॉइडल है। इसमें लिखोगे किडनी ट्यूब्स और सैलिवरी ग्लैंड्स। किडनी मतलब वृक्क की नलिकाएं, नेफ्रॉन की ट्यूब्स, है ना, लिखो। किडनी लिख लो, नेफ्रॉन लिख लो, या फिर क्या बोलते हैं, वृक्क लिख लो, जैसा आपको सूटेबल हो। और फिर उसमें सेकंड लिखोगे सेलिवरी ग्लैंड्स, यानी क्या बोलते हैं इनको, लार ग्रंथियां। क्यूबोइडल में लिखो, घनाकार वाली में किडनी की ट्यूब्स, वृक्क नलिकाएं और लार ग्रंथियां। सेलिवरी ग्लैंड्स, सलाइवा जिनसे निकलती है ना, तीन टाइप की होती है अपने में सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। कहाँ, क्या कह रहे हैं, सबसे पहले स्क्वेमस में लिख लिया ना आपने, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, और है ना लंग्स की एल्वुलाई में, सबने लिख लिया। फिर सेकंड लिख लिया क्यूबोइडल यानी घनाकार में, किडनी के ट्यूब्स में और सैलिवरी ग्लैंड्स में, लार ग्रंथियों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो कॉल्यूमनर, स्तंभाकार जो है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन यानी आंत की लाइनिंग में, आंत के स्तर में, स्तर लिख लो, अस्तर लिख लो, है ना। जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, तो इंटेस्टाइन की लाइनिंग में है एक तो ये, और एक क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, जो अपन अभी बनाया था ना, श्वसन तंत्र नाल जो भी है उसका, है ना। और स्ट्रेटिफाइड में स्किन लिख लो ओनली, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड में क्या लिखोगे, एक तो आंत की लाइनिंग हो गई है ना, अस्तर, और रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी श्वसन तंत्र, और स्ट्रेटिफाइड में स्किन लिख लो ओनली, है ना। अब अपन इसका सबका अच्छे से डिटेल में देखते हैं ना, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं रीड करके दिखा दूंगी, ठीक है। हाँ हाँ, जो बहुत सारी लेयर्स में होती है, और वो स्किन स्किन में होती है, और कहाँ कहाँ हो सकती है, जो भी अपने ओपन पोर्स हैं वहां हो सकती है ना। इसमें वो वाला एग्जाम्पल दे नहीं रखा है ओपन पोर्स वाला, वो 11th की एनसीईआरटी में दे रखा है ना, तो मैंने इसलिए आपको केवल स्किन ही लिखवाया है, ठीक है। आ रहा है यहाँ तक सब समझ में। अब अपन चलते हैं किस पे, सल्की वाले पे। एपिथीलियम का क्या टाइप पढ़ रहे हैं अपन सबसे पहले, सल्की या स्क्वेमस, क्या पढ़ रहे हैं। इनका शेप कैसा होगा, टाइल्स के आकार का, कैसा होगा, टाइल्स का। इसमें है ना सीमेंट नहीं होगा, मतलब जो ये अपने को ये दिख रहा है ना, सीमेंटेड जो दिख रहा है, वो बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। तो इसमें क्या नहीं होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाएंगे, क्या नहीं पाए जाएंगे, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। सल्की के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। जैसे ये टाइल्स है ना, अब ये तो क्या है, अपने चौकोर है ना, इसको मैंने सपोज दैट कुछ मार के तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ दिया तो मतलब इनकी अनियमित आकृति होती है, बिल्कुल ऐसे फिक्स नहीं कह सकते, जैसे क्यूबॉइडल की फिक्स होती है ना, क्यूब के आकृति के होते हैं ना, जैसे आपने वो देखा लूडो का पासा, मतलब है ना, वो गोटी जिससे चलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एक साथ जमा दो आप,
तो वो तो क्या बन जाती है, क्यूबोइडल, मतलब क्यूब के आकार के घनाकार, है ना। और ये क्या है, जैसे ये अपनी टाइल्स है ना, सेम टू सेम यही है। बेसमेंट में मेम्ब्रेन तो इसमें क्या होगा ही, जो इसमें नीचे सीमेंट लगा हुआ है और उसके ऊपर टाइल्स बिछी हुई है, लेकिन इन टाइल्स का आकार क्या नहीं होता, ये तो अपनी चौकोर है, सेम है, वो अनियमित होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना। और इसमें क्या नहीं होते, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, ठीक है। और कहाँ पर मिलती हैं ये, वो अपन देख लेते हैं अभी। ये तो बता ही दिया है ना कहाँ पर मिलती हैं, ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में और एल्वुलाई में। डायरेक्ट यहीं से आएगा कि एल्वुलाई में किस टाइप की कोशिकाएं मिलती हैं, ठीक है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम आ रहा है यहाँ तक समझ में, ठीक है। तो अब अपन स्क्वेमस वाला पढ़ते हैं। ये तो क्या आ गया, स्तंभाकार सीलिया वाला आ गया। पहले स्क्वेमस पढ़ लेते हैं, फिर अपन क्यूबोइडल पर चलेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये नॉर्मल एपिथेलियम के बारे में अपन ने बता दिया। फिर ये देखो, हाँ, ये देखो एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, सटी हुई होती हैं तो क्या नहीं मिलेंगे इनमें, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये एक दूसरे से सटी हुई हैं तो ये परत के रूप में काम करती हैं, ये बीच में चिपकाने वाला पदार्थ कम होता है। मैंने कहा ना, ये जो आपको सीमेंट दिख रहा है ना, वो इनमें बहुत कम होता है ना। तो बहुत कम होगा तो क्या नहीं मिलेंगे इनमें, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेंगे। ये जो है ना, इनके बीच में बहुत कम स्थान होता है, इसका मतलब है कि इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कैसे कम है, स्पेस या तो कम है या अनुपस्थित है, कम या एब्सेंट, ठीक है, या तो कम है या अनुपस्थित है इनमें इंटरसेलुलर स्पेस। आ गया समझ में। सीमेंट नहीं है, सीमेंट कम है, मतलब बहुत ज्यादा सटके हैं, एकदम से सटके हैं, तभी तो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा ना बैक्टीरिया, समझ रहे हो। तो ये है ना। और स्पर्श से जो भी पदार्थ प्रवेश करेगा, जैसे अपनी स्किन में अपन कुछ भी जाते, जैसे स्वेटिंग बाहर ना रहे, पसीना बाहर निकल रहा है, तो या तो कोई भी पदार्थ प्रवेश करेगा तो ये क्रॉस करनी पड़ेगी, और कोई पदार्थ बाहर निकलेगा तो भी क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस करनी पड़ेगी। क्योंकि सारे ऑर्गन्स की भी लाइनिंग में है, ये कैविटियों में है ना, सारे अपने ओपन पोर्स दिख रहे हैं, उसमें भी है, स्किन में भी है। तो जो भी पदार्थ अपने शरीर में बाहर जाएगा या अंदर निकलेगा, मतलब जो भी होगा, वो सबको स्क्वेमस एपिथेलियम क्रॉस करनी पड़ेगी। आ गया यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच में पारगम्यता, ये वही आदान प्रदान करेंगे तो ये काम में आएगी, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। सभी एपिथेलियम कोशिकाएं बाहर रेसे, ये रहा आधार झिल्ली, बताया था ना मैंने, बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, इससे अलग नहीं कर सकते इसको। जितनी भी एपिथेलियम है, आप एक चीज याद रखना कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी, ठीक है। तो इसको अपन अगर कह दें कि एक एपिथेलियम सेल है, कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दें जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, तो बताओ वो कौन सी जगह पाई जाएगी, तो कोई जगह नहीं पाई जाएगी। ऐसी कोई एपिथेलियम सेल नहीं है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाए, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को जिसमें दिक्कत आ रही है वो आधार झिल्ली लिख लो, ठीक है। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है, क्या 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 अलग करती है, सामान्यतः एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली नीचे रहने वाले हाँ, तो नीचे वालों से अलग कर रही है ना, नहीं समझे। खुद एपिथेलियम खुद किससे जुड़ी हुई होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है, मैट्रिक्स। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स के बीच में दोनों में क्या है, बेस क्या है, मतलब ये तो अपना क्या है, एपिथेलियल कोशिकाएं है ना, ये सल्की भी हो सकती हैं, क्यूबोइडल भी हो सकती हैं, कुछ भी है। अब ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके नीचे मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, तो वही कह रहा है ये, समझ गए। मैट्रिक्स और एपिथेलियम सेल को कौन अलग कर रही है, लिख लो भले ही, अगर बाद में वापस कंफ्यूज हो कि मैट्रिक्स को और इसको एपिथेलियल सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन अलग करती है, ठीक है। आ रहा है यहाँ तक सबको समझ में, पीछे आ रहा है आपको, कैप लगा के जो बैठे हो, आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आपने लिख ही लिया सारा कि किस में क्या होता है ना, तो ये ही याद करना है। इसी में मोस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना इसमें यही है कि कौन सी जगह कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। बाकी तो जैसे अब मैं बता दूंगी आगे, इसके आगे मैं घनाकार बताऊंगी तो कि घन की शेप की होती है ना, स्तंभाकार बताऊंगी कि स्तंभ की शेप की होती है, उसमें न्यूक्लियस नीचे होता है, कुछ में सीलिया पाई जाती है। तो सीलिया कहाँ मिलेंगी, या तो अपने नोस्ट्रिल में मिलेंगी, है ना, जहाँ पर अपन के म्यूकस को निगलना होगा, फेंकना होगा जो भी, या कहाँ मिलेंगी, फैलोपियन
फैलोपियन ट्यूब्स में मिलेंगी जो एग के मूवमेंट में काम करेंगी, तो वो वैसे सिंपल सिंपल सा है, तो वो तो आ जाएगा। आप बस इसको याद रखोगे किस में कौन सी पाई जाती है, ठीक है। हाँ, किडनी ट्यूब्स, ये क्या रेखक नलिका, नहीं बेटा रेना, क्या कह रहे हैं ये, रेखक नलिका क्या होती है, रेनल कैनाल होती है वो तो, शायद रेनल कैनाल होती है, रेखक नहीं होती। रीनल भी बोलते हैं ना किडनी को, तो रीनल कैनाल हो गई है ना। मैम आपको बिहेवियर ऑनलाइन स्टूडेंट पर प्रति ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है भाई? माही क्या ठीक नहीं लग रहा आपको? अब आप क्वेश्चन पूछो तो मैं जवाब दूं, आप आपस में बात करते हो तो उसका मैं क्या जवाब दूं, बताओ। माही कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, समझ में नहीं आ रहा हो, वो बताओ, मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर दूंगी। पर बिहेवियर से तो मैं आपको दिख ही नहीं रही, तो मैं आपसे क्या क्या बिहेवियर करूंगी, है ना? सही कह रहे हो, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर आ गया अपना चित्र, जो लास्ट में अपन ने देख ही लिया है ना। तो एपिथेलियम संरचना विभिन्न प्रकार की होती है जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिका, रक्त नलिकाओं का बतल लिखाई दिया मैंने, है ना। ब्लड वेसल्स कहाँ है, ये रहा, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग लिखाई दिया, एल्वुलाई लिखाई दिया, सल्की में यही जाएंगे 2, है ना, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। सेल्स में होती है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सल्की, सरल सल्की उपकला कोशिकाएं। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम किस में जाएगी, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में और एल्वुलाई में। सबको याद हो गया सिंपल स्क्वेमस किस में जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ही चीज याद रखनी है, टाइल्स के आकार की होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बीच में सीमेंट नहीं होता है, तो क्या नहीं होते, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होती। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं बस अपने को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रहा है ना समझ में, ठीक है। फिर आगे आते हैं कि आहार नली, मुंह का स्तर, ये भी क्या होता है, सल्की उपकला कोशिकाओं का बना होता है ना। ये पहले बता दिया था, इसको भी लिख लो चाहे आप वहीं पर, है ना। आहार नली, इसोफेगस और माउथ की कवरिंग, ये जो मैंने बताया बाहर से जो दिख रहा है ना, ये भी किसका बना होता है, सिंपल स्क्वेमस का ही बना होता है। और ये बताइए अपने को त्वचा किसकी बनी हुई होती है, स्ट्रेटिफाइड की, है ना। तो वो भी किसका ही टाइप है, स्क्वेमस का ही टाइप है ना। तो ये है कि शरीर का रक्षात्मक कवच यानी त्वचा इन्हीं सल्की कोशिकाओं की बनी हुई होती है, जो अपन ने आगे अलग से लिख लिया है कि इसकी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। पूरा बोलना है ना, कभी ऐसे आधा वर्ड, मतलब साइंस का क्या होता है कि जब आप पूरा बोलते हो ना तो आपको चीजें कंफ्यूज नहीं करती हैं ना, कि आप पूरा लाइन बोल रहे हो। आप आधा आधा याद करोगे ना तो फिर बाद में सब मिक्स हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सिंपल था, कि इसमें स्क्वेमस था, कि इसमें कॉम्पाउंड था। तो आप पूरा वर्ड बोलना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो इससे ये भी पता चल गया कि एपिथेलियम का टाइप है, ये भी पता पड़ गया कि क्या है, स्क्वेमस है, और स्ट्रेटिफाइड मतलब स्तरों में। तो नाम से ही पता चल जाता है, बहुत सारे स्तर होंगे तो स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा, स्क्वेमस है तो सल्की टाइप की कोशिकाएं होंगी, और क्या है, एपिथेलियम है तो बाह्य आवरण बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो स्किन में होती है। अब अपन किस पे आ जाते हैं, अपने क्यूबॉइडल पे, है ना। क्यूबॉइडल का ही है ना ये, नहीं स्तंभाकार, कॉलमनर का है ना। ये वाला जो है पैराग्राफ वो कॉलमनर का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितने भी एब्जॉर्प्शन होंगे, अवशोषण, है ना, स्राव होंगे, है ना, जो सीक्रेशंस होंगे बॉडी के, है ना, वहां पर मिलेगी ये। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो अवशोषण और स्राव होंगे ना, जैसे पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज किसका सीक्रेशन कर रहा है, इंसुलिन का, जो अपने ग्लूकोज को अपटेक करती है। भाई इंसुलिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज, है ना, डायबिटीज होती है। तो इंसुलिन कम हो जाएगा तो वो, अब ये पेनक्रियाज में ये स्राव कोशिकाएं हैं, है ना, तो पेनक्रियाज पूछ ले आपसे, ग्लैंड्स पूछ ले तो कौन सा जाएगा, ये जाएगा। और अगर सैलाइवरी ग्लैंड पूछ लेगा तो बताओ, नहीं अभी मैंने बताया ही नहीं है ना। अभी तो क्या बोलते हैं, मैंने सिंपल जो एपिथेलियम चल रही थी ना उसमें बताया था कि ग्लैंड्स भी आएंगी, है ना। इसमें अब अपन देखेंगे कि सल्की में आएंगी, कि क्यूबॉइडल में आएंगी, कि कॉलमनर में आएंगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं। तो ये अवशोषण का काम करती है, जैसे कहीं आंत है, आंत क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करती है ना। तो फूड को एब्जॉर्ब करेंगी तो कौन सी कोशिका होनी चाहिए वहां पे, ये घनाकार वाली होनी चाहिए, है ना। या कहीं पे सीक्रेशन हो रहा है ना, कि जैसे ग्लैंड्स का सीक्रेशन हो रहा है, वो किस में डाल रही है, हार्मोन को
ब्लड में डाल रही है तो वो सीक्रेट ही कर रही है ना, तो वो सब किस में जाएंगी, इसमें जाएंगी, ठीक है। तो घनाकार बोल दिया था कि सॉरी, हाँ स्तंभाकार है ना, तो सीक्रेशन और ये सब किस में जाएंगे, कॉल्यूमनर में जाएंगे, है ना। अब क्या होता है, कुछ केसेस में इनके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, एक रोम की जैसी ही संरचना होती है जो कोशिका पर मिलती है ना। इस वाली में तो है नहीं, वो 11th क्लास वाली एनसीईआरटी में तो बहुत अच्छे से डायग्राम दे रखा है उसका, है ना। तो जैसे लाइक मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये स्तंभ वाली कोशिका है ना, स्तंभाकार है, ये भी क्या है, स्तंभाकार कोशिका है, ये भी क्या है, स्तंभाकार है। तो इनमें न्यूक्लियस तो मिलेगा बिल्कुल नीचे, ठीक है, नीचे की साइड में मिलेगा, ये इसका न्यूक्लियस है ना। और ऐसा लगेगा कि एक न्यूक्लियस भी क्या बना रहा है, परत बना रहा है ना। अब इनके ऊपर क्या मिलेंगी, ये ऐसे रोम जैसी संरचनाएं मिलेंगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगी, इनको क्या बोलेंगे, सीलिया बोलेंगे, है ना। अब ये सीलिया कहाँ कहाँ मिलेंगी, एक तो मैंने बताया नोज में, जैसे कोई पार्टिकल अपने अंदर गया तो अपन स्नीज करते हैं ना, छींकते हैं, तो वो बाहर आ जाता है, किसकी वजह से, सीलिया की वजह से। म्यूकस अंदर जाता है और म्यूकस बाहर निकलता है, दोनों किसकी वजह से होता है, सीलिया। क्यों, क्योंकि इनमें रिदमिक मूवमेंट होता है ऐसे, ये सब लोग साथ में तो इधर जाते हैं और साथ में ही इधर आते हैं, ठीक है। सीलिया में कैसा मूवमेंट होता है, रिदमिक मूवमेंट, लयबद्ध मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है, मूवमेंट समझ में आ रहा है ना, गति कैसे लयबद्ध होती है। जैसे सपोज दैट मेरी ये उंगलियां है ना, ऐसे ऐसे गई और फिर ऐसे ऐसे आई, ऐसे मान लो सपोज दैट जुकाम हो गई किसी को, है ना, श्लेष्मा आ रही है खूब सारी, है ना, तो उसको बाहर कौन निकाल रहा है, ये सीलिया ही निकाल रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही किस में मिल जाएंगी, ये नोस्ट्रिल वाले, इस नोज वाले एरिया में मिल जाएंगी। और कहाँ मिलेंगी, ओवेरी वाली जो ओविडक्ट होती है ना, फेलोपियन ट्यूब, उसमें होती है। क्यों, अपना ओवेरी से एग निकल गया, है ना, अब एग में तो खुद में मूवमेंट थोड़ी है, उसको कोई धकेलेगा तभी तो वो फेलोपियन के एक पर्टिकुलर, जिसे स्टमस बोलते हैं, वहां तक पहुंचेगा, फिर वहां स्पर्म आएंगे, देन फिर वो उससे रिएक्ट करेंगे तो जाइगोट बनेगा। अब फिर यूट्रस की जो वॉल होती है ना, वहां पर भी ये वाली सीलिया पाई जाती है, ठीक है। तो यूट्रस की वॉल में हो गए, नोस्ट्रिल में हो गए, और कहाँ पर हो गए, एल्वुलरी डक्ट में हो गए, है ना, जो सॉरी एल्वुलर नहीं, वो क्या बोलते हैं, फेलोपियन डक्ट में, है ना, ओविडक्ट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो 3 जगह पे कहाँ, कौन सी वाली वो मिलेगी, एपिडर्मिस, वो सॉरी एपिथेलियम, स्तंभाकार और सीलिएटेड, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पर मिलती है ना, कॉम्प्लिकेटेड है ना थोड़ा सा, ये वाला ही है, फिर आगे वाला तो सरल है। देखो इसकी है ना स्ट्रक्चर में भी सीलिया दिख तो रही है, पर कम दिख रही है। ये क्या, इसमें डायग्राम अच्छे से, ये जो ऊपर ऊपर दिख रही है ना, ये वाली है ना, यहाँ तक तो वो है इसका खुद का। और ये जो बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, ये सब सीलिया है, ठीक है। ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ही, ये इसके न्यूक्लियस है। ये वाला जो परत दिख रही है ना, ये वाली, ये क्या है, न्यूक्लियस है पूरे में, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस की भी एक बेस में, इसके जो नीचे की साइड होता है, मतलब बेस में होता है इसका न्यूक्लियस, आधार भाग में होता है ना। और वो भी क्या है, एक लेयर जैसी स्ट्रक्चर ही बनाता है ना। देखो इसमें तो आराम से दिख रहा है यहाँ पे, ये है ना। आप है ना चाहे तो, अगर थोड़ा सा वो है, आप है ना 9th और 10th की एनसीईआरटी तो खरीद ही लेना, है ना, कि मेरा कुछ ऐसे मिस हो जाए ना बाई चांस, जैसे मैं ऐसे वाले टॉपिक्स जनरल वाले छोड़ देती हूँ, तो एक बार आप उसको घर जाके पढ़ लिया करो। चैप्टर नहीं है, न्यू वाली खरीद ली क्या, अरे तो वो फिर तुम्हें किताब गलत मिल गई है ना, तो कोई बात नहीं, दूसरी ले लेना, लो तो ले लो, नहीं तो फिर इसकी एक बार फोटोकॉपी निकलवा लेना, है ना, तो हो जाएगा। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि कुछ भी ऐसा मिस नहीं होना चाहिए। क्या, नहीं 11th में से कुछ ऐड करना है तो मैं खुद ही कर दे रही हूँ, बाकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी मैंने इसमें पहले 11th के हिसाब से ये बनवाई थी पीपीटी, फिर मैंने खुद ने पढ़ के देखा, मैंने कहा नहीं भाई बच्चों को याद नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, और फिर टीचर्स भी नहीं बनाएंगे ना क्वेश्चन। देखो आप सोच रहे हो कि आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो आपका पेपर स्कूल लेक्चरर बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज प्रोफेसर या है ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही आपका पेपर बनाएंगे, ठीक है। तो है ना, उनको नहीं, उनको ये है कि भाई स्कूल लेक्चरर का पेपर है, जनरल साइंस का पेपर है, यानी उसका है 5 क्वेश्चन देने हैं, तो वो 9th 10th की एनसीईआरटी को ही प्रेफर करेंगे, है ना। और पिछली बार भी सारा इसी में से आया है। और 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैं क्वेश्चन खुद बना के लाई थी ना, एज इट इज वही क्वेश्चन वही ऑप्शन भी आगे पीछे नहीं हो रखे थे, है ना। और मैंने किससे बनाए थे, चैट जीपीटी से बनाए थे,
है ना। तो ऐसा भी हुआ है ना, तो वो उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता ना। अब उनको हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती, समझ रहे हो, तो वो हिंदी भी ट्रांसलेट किससे करेंगे, वही ऐप्स से करेंगे ना किसी से। तो वो भी वही चीजें यूज करते हैं जो अपन करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है, हो जाएगा मतलब, है ना, इसमें आराम से। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन तो देंगे ही ना आपको, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, तो अभी भी मिलेंगे और फिर अपन टेस्ट में देंगे, है ना, फिर बाद में जब सारा सिलेबस हो जाएगा ना। एक्चुअली क्या है, मेरी 14 तारीख से आगे इंटरव्यू की डेट, तो फिर मैं हो सकता है मुझे छुट्टियां करनी पड़ जाए, नहीं तो नहीं नहीं, सारा हो सकता है चैट जीपीटी का भी ले सारा, लेकिन कुछ है, पर मैं चैट जीपीटी से ऐसे नहीं बनाती कि उसको कमांड दे दी और वो बना के दे दे, नहीं। मैं पूरा टॉपिक डालती हूँ कि मुझे पर्टिकुलर इस पैराग्राफ का इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, तो मैं चैट जीपीटी यूज करती हूँ। जनरली मैं खुद बनाती हूँ, तो वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब पढ़ लिया है ना, सिंपल स्क्वेमस तो हो ही गया है ना, क्यूबॉइडल भी हो गया, ये समझ में आ गया ना, सीलिया मिलता है। ठीक है, अब इसको अपन पढ़ लेते हैं। अब शोषण और स्राव, जैसे आंत के भीतर मैंने आपको बताया था ना, अपन खाना खाया है तो वो ग्लूकोज कौन एब्जॉर्व करेगा, आंतें करेंगी ना, जो भी ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना। तो किसमें, लाइनिंग में किसमें मिलती है, आंत की लाइनिंग, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट होता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करेगा, बाहर स्राव करेगा ना उसका, तो स्राव वाली चीज भी आ गई, है ना। और क्या भी आ गई, अवशोषण वाली भी आ गई। स्मॉल इंटेस्टाइन अवशोषण कर रही है, छोटी आंत, और बड़ी आंत क्या कर रही है, कुछ भाग से स्राव कर रही है, कुछ भाग जैसे कि मेडिसिन हो गई आपकी, वाटर हो गया, कुछ मतलब है ना, ड्रग्स वगैरह हो गई, उनका भी बड़ी आंत है ना, वो क्या करती है, एब्जॉर्व करती है, उसका अवशोषण करती है ना। ठीक है, तो ये हो गया, लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं, स्तंभाकार होती हैं, और ये अवरोध को पार करती है। श्वास नली में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे सीलिया मिलती है ना, स्तंभाकार एपिथेलियम में सीलिया होती हैं, बता दिया यहाँ तक, है ना। इन्होंने वो दे नहीं रखा, जो अब मैंने बताया ना फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस वाला, वो 11th क्लास में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा। तो बाई चांस 2 एग्जाम्पल और डाल दे इसके साथ ही, तो आप लोग याद रखना, है ना। अभी पता क्या कह रहे हैं ये, कि आप सबको डांटते हो, मैं तो डांटती नहीं हूँ। ठीक है, तो हाँ, हाँ, नोज में लिख लो आप लोग, ये फेलोपियन ट्यूब वाला, और ये लिखा हुआ नहीं, नोज में, फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस की लाइनिंग में, यूट्रस, गर्भाशय, गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब को अंड नलिका या अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, आप भी लिख लो, लिख लिया ना। अ, गर्भाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी, और ये नाक वाला तो लिखा हुआ ही है ना, श्वास नली तो लिखा हुआ ही है। और ये बता ही दिया कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, और ये पक्षमाप गति करते हैं, मैंने बताया था, ऐसे रिदमिक मूवमेंट करते हैं ना। ठीक है, और ये है, इसमें गति किसकी होती है, श्लेष्मा की होती है, जो म्यूकस है ना, म्यूकस बाहर निकल रहा है या अंदर जा रहा है। अगर अपन मत सोचो अपना बाहर नहीं निकले म्यूकस या अंदर नहीं जाए, है ना, कई बार गले में कफ हो जाता है ना, फिर अपन क्या करते हैं, उसको अंदर ले जाते हैं, तो वो उसकी वजह से होता है। ये नोज जो भी जुकाम वगैरह हो जाती है, तो म्यूकस बाहर निकलता है, तो वो भी इसकी वजह से निकलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपनी श्वास नली को एकदम क्लियर रखता है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये सब किसके काम है, कॉल्यूमनर के हैं, है ना, स्तंभाकार के हैं। और स्तंभाकार में केंद्र कहाँ मिलता है, बेस में मिलता है। ठीक है, और क्या मिलती है, सीलिया, सीलिया में कैसी मूवमेंट होती है, पश्चिमाव गति या रिदमिक मूवमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ऑनलाइन वालों, आरपीएससी में पेपर बनाने वालों को भी जोर आता है, पैसे किस बात के मिलते हैं, फिर क्वेश्चन डिलीट होते रहते हैं। सही कह रहे हो बसंत, 2 साल से नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन डिलीट, अभी भी हो रहा है हमारा, फर्स्ट इसमें भी हो रहा है ना, एक कॉलेज प्रोफेसर वाले में, एक एक हो रहा है, 2 हो रहे हैं? नहीं, एक ही है। हाँ, एक ही है, वो जो एरिडोसॉल वाला है। हम्म, कौन सा? हाँ, इस बार तो बहुत ही गंदा पेपर आया सही में। थर्ड पेपर, थर्ड पेपर भी हार्ड था, और सब्जेक्ट के पेपर भी हार्ड थे पहली बार। हाँ,
नहीं, उसमें ऐसे था कि 2 या 3 स्टेटमेंट, मतलब या तो आपको सारे स्टेटमेंट पता हो, और मैंने तो ऐसे हुआ कि जैसे 2 स्टेटमेंट मुझे पता है, तीसरा पता नहीं है, जिसमें ये सोच के किया ना क्या पता तीनों हो, तो वो भी गलत हो गया। और जिसमें ये है कि नहीं ये 2 तो मेरे को पता है तो 3 नहीं हो सकते है ना, और उसमें वो दोनों ही है तो वो भी गलत हो गया तो अब नहीं आएंगे, अब इसमें भी ऐसे ही आएंगे, स्टेटमेंट वाले ही आएंगे। हाँ, उसमें तो बहुत कंफ्यूज, चारों ही ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा और देख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, है ना। अब देखो कहाँ, और मैंने लिखाई दिया ना इसमें, देखो ये मिलती है कहाँ पर मिलती है, ब्रक की नलिकाओं में मिलती है, लार ग्रंथियों में मिलती है। अब आ गया ना, स्पष्ट हो गया कहाँ पर सैलाइवरी ग्लैंड्स में क्या मिलेगी अपनी, कॉल्यूमनर मिलेगी। ठीक है, लिखा हुआ है, लिखा है ना। हाँ ठीक है, तो ये हो गया यहाँ ये यांत्रिक सहारा तो इसलिए बोल दिया कि वो लंबी होती है ना कोशिकाएं, तो यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती हैं, तो विशेषता वर्जित। और ये बहुकोशिकीय ग्रंथियां, जो ये लार ग्रंथियां होती है ना, ये बहुकोशिकीय ग्रंथियां हैं सारी, है ना। एक कोशिकीय ग्रंथि कौन सी है अपने में, पता है क्या, किसी को पता है। मोस्टली ग्रंथियां अपने में बहुकोशिकीय हैं, एक कोशिकीय ग्रंथि पता है किसी को। हम्म, ना ना, नर्व सेल तो ग्रंथि नहीं है, नर्व सेल तो कुछ होती नहीं है। एक अपने में होती है आंत में, सम्यूकोशा में ग्रंथि होती है, म्यूकस ग्रंथि ही बोलते हैं जिसको, वो एक कोशिकीय होती है, हालांकि है नहीं अपने में, मस्त रहो तुम तो तो छोटी आंत होती है ना, उसमें जो सब म्यूकोशा में ग्रंथियां होती हैं, म्यूकोशल ग्रंथियां होती हैं, वो एक कोशिकीय होती है। हाँ 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 हाँ, वही वही वही। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, ये वही चीजें हैं जो अपन पढ़ चुके हैं ना, इतना ही था। फिर वो क्यों नहीं आया, क्यूबोइडल नहीं आया ना, नोट्स में भी नहीं है। रुको रुको, इन्होंने ग्लैंडुलर, अच्छा नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, अरे ये उसका है, ये उसी का है, क्यों इसका ये घनाकार का ही है, लेकिन घनाकार इसमें कहीं लिखा, हाँ ये रहा ना घनाकार, हाँ 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 सही है, घनाकार ही है। क्यूबोइडल क्यूबोइडल मैं कह रही क्यूबोइडल क्यों नहीं आया, है ना। तो क्यूबोइडल में क्या, सुनो सुनो, क्यूबोइडल में क्या है, वो क्यूब जैसी आकृति होती है इनकी सबकी, है ना, फिक्स होते हैं, कोई वो नहीं है, बीच में केंद्रक होता है, ठीक है, नीचे बेसमेंट लेयर होती है, तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई, है ना। तो क्यूबोइडल ये कहाँ कहाँ पर मिलती है, लार ग्रंथियों में, और इसमें मिलती है ना, ब्रकीय नलिकाओं में मिलती है। यांत्रिक सहारा प्रदान करती है एपिथेलियम कोशिकाओं में, ग्रंथि कोशिकाएं इसके अतिरिक्त विशेष, इसमें क्या मिलती है क्यूबोइडल में, ग्रंथि कोशिकाएं मिलती हैं सारी, है ना। और एपिथेलियम कोशिकाएं ये पदार्थों का स्राव भी करती है, वो तो क्या कर रही थी, दोनों कर रही थी, अवशोषण भी कर रही थी और स्राव भी कर रही थी। ये क्या करती हैं, स्राव करती हैं, कभी कभी ये कुछ भाग के अंदर से अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है ना, और ये ग्रंथियां बनाती हैं, मतलब ये क्या करती हैं कि कई बार ऐसे करके, जैसे ना देखो, ऐसे अंदर की ओर धस जाती हैं, है ना। और यहाँ पर ये क्यूब, तो ऐसे करके जो ग्रंथि का वो बनाती है ना, है ना, तो ये क्या बनाती है यहाँ पर, फिर इनके जो सीक्रेशन होंगे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या बनाती है, ये क्यूब वाली तो लाइनिंग हो गई है ना, और ये ग्रंथि बना दी और इसके सीक्रेशन इसमें आ गए। तो क्यूबोइडल क्या भी करती हैं, बहुकोशिकीय ग्रंथियां भी बनाती हैं ना। तो अपन एक इसको अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे को, ठीक है। तो हाँ, इसका ये है ना, लार ग्रंथि और ब्रकीय नलिकाएं, लिखाया था ना ये तो पहले उसमें, दिखाओ देखो उसको खोल के एक बार, डायग्राम वाली जगह को। ये कह रहे हैं मैम आप सारी पीडीएफ एक साथ डाल दो, डल जाएंगे बेटा, मंडे को डलेंगी, है ना। तो ये हो गया क्लियर, यही लिखा है ना सबने क्यूबोइडल में, है ना। और अपने कॉलमनर में क्या लिखा था, ये आंत की भित्तियां, है ना, आंत की लाइनिंग, है ना, इंटेस्टाइनल लाइनिंग लिखा था, ठीक है। और तो क्या था उसमें, हाँ, और एक ये श्वास नली वाला लिखा था, ठीक है।
हो गया। अब अपना एपिथीलियम हो गया आज कंप्लीट, है ना। कनेक्टिव कल ब्लड पढ़ेंगे अपन, ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, आरबीसी पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे और प्लाज्मा पढ़ेंगे, कल के लिए बता रही हूँ, है ना। और फिर क्या पढ़ेंगे अपन, बोन्स पढ़ेंगे। बोन आपस में किससे जुड़ी हुई होती हैं, लिगामेंट से जुड़ी हुई होती हैं। बोन और मसल्स आपस में टेंडन से जुड़ी हुई होती हैं, वो सब पढ़ेंगे। उपास्थि पूरा कार्टिलेज पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे फिर वो मसल्स वाला, है ना, यानी स्मूथ मसल पढ़ेंगे और स्केलेटन मसल पढ़ेंगे और कार्डियक मसल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे न्यूरॉन वाला, वो एक छोटा सा इतना सा डायग्राम बना के ही दिखा रखा है इसमें। ठीक है, ये तो बहुत कम है, एपिथीलियम वाला ही है मेन इसका, यही दे रखा है। मतलब इसमें देखो ये तो दे रखा है 1.5-2 पेज में, और ये आधा एक पैराग्राफ में खत्म कर रखा है तीनों, समझ रहे हो। तो अभी और थोड़ा और डिटेल डाल दूंगी मैं, समझा तो एटलीस्ट डिटेल में दूंगी, अगर मतलब ये इतना ही देते हैं ना तो समझा तो मैं पूरा डिटेल में दूंगी, है ना। तो अब अपन एपिथीलियम एक बार रिवाइज कर लें, फिर मैं कल वाला पूछूंगी सबसे। ठीक है, तो सबसे पहले टिश्यू, है ना। टिश्यू की डेफिनेशन तो आई थिंक ऐसा कोई नहीं होगा जिसको याद नहीं हुई होगी, है ना। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, एपिथीलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और न्यूरॉन। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, कौन कौन से, सल्की, स्तंभाकार और घनाकार और स्तरित सल्की। ठीक है, स्तरित सल्की को आप अलग हटा दो एक बार, क्या आएगी इसमें, केवल स्किन आएगी, और ओपन पोर्ट्स वाली जो जगह होंगी वहां पर भी होगी। ठीक है, फिर सल्की में क्या जाएगा, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और एल्वुलाई। ठीक है, इंटरस्पेस नहीं होगा, है ना। वो तो फिर आप करेक्टरिस्टिक्स तो याद रख लेना कि ये टाइल्स के आकार की होती है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सीमेंट कम होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, वो सब आप याद रख लेना। लेकिन मेन जो आपको याद रखना है ना वो ये है जो मैंने आपको लिखाया है अभी, है ना। फिर आते हैं अपन किसमें, कॉल्यूमनर में। कॉल्यूमनर क्या होती है, लंबाई होती है, स्तंभ लंबी कोशिकाएं होती हैं, ऊपर क्या पाई जाती हैं, सीलिया पाई जाती हैं, और जो इनके न्यूक्लियस होते हैं वो नीचे बेस में होते हैं और एक लेयर जैसी बनाते हैं। ठीक है, और कहाँ पर मिलती हैं ये, नोस्ट्रिल यानी श्वास नली में मिलेंगी, फेलोपियन ट्यूब में मिलेंगी और यूट्रस में मिलेंगी। ठीक है, फिर आते हैं अपने किस में, घनाकार में, क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड कहाँ पर मिलेंगी, हाँ, गॉबलेट सेल भी यूनिसेलुलर होती है बेटा, सही कह रहे हो, है ना, गॉबलेट ही बोलते हैं उनको, है ना। हाँ, तो ये कहाँ है, इसमें क्या मिलेंगी, आपकी ग्लैंड्स मिलेंगी, सेलिवरी ग्लैंड्स वगैरह मिलेंगी, और कहाँ पर मिलेंगी, ब्रैकेट की नलिकाओं में, है ना। तो ये 3 है, ये याद रखना है, बस इतना सही है आज के लिए, है ना। अब मेरे को कल वाले कौन कौन सुनाएगा, है ना, ऑनलाइन। हाँ, गॉबलेट सेल होती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, गॉबलेट सेल ही म्यूकस सीक्रेट करती है ना, तो इनको म्यूकोसल सेल भी बोलते हैं। ओके, तो कल वाला एक तो मुझे वो पन्ना दिखाओ कौन कौन बना के लाया है, हाँ रजिस्टर दिखा दो तो ऑनलाइन वाला आपने बनाया कि नहीं बनाया, कल का जो वर्क दिया था, आप दिखाएं मुझे। बिल्कुल सही बनाया है, देखो ऐसे बनाया है ना सबने, किस किसने नहीं बनाया, मैं बताऊं, चेहरा देख के बता सकती हूँ, आपने नहीं बनाया ना, लास्ट में नहीं बनाया ना याद भी नहीं किया, यस मैम। देखो ऐसा बनाएंगे बेटा, है ना, ऑनलाइन वाले देख लो एक बार, ये तो हो गया आपका प्राइमरी वाला, और ये सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है ना, जाइलम और फ्लोएम वाला, तो आप याद भी नहीं करके आए, आप आ नहीं रहे थे 2-3 दिन से, कल नहीं आए थे, ओके, उससे पहले आए थे, हाँ, तो उससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था शुरू में, पेरेन्काइमा तो पढ़ा दिया था, है ना, पेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा सारा पढ़ा दिया था ना। तो आप मुझे बताओ मोनोकॉट के उसमें हाइपोडर्मिस में कौन सा टिश्यू मिलता है, आप बोलो नहीं, है ना, सबसे पूछूंगी मैं, है ना। और एक बार ये नोट्स बंद कर दो, अब फिर याद क्यों करके लाए हो जब नोट्स ही देख रहे हो तो, है ना। ऑनलाइन वालों आप भी कमेंट करो, है ना, मैं जो जो इनसे पूछू ना आप सारे कमेंट करो। मैम टेस्ट से पहले पूरी पीडीएफ अपलोड कर देना, ओके कर देंगे बेटा, है ना। कौन सा मिलता है मोनोकोट में, और आप शुरू से आ रहे हैं, हाँ, नाम क्या है आपका, पूजा, शुरू से आ रहे हैं आप, ठीक है,
तो क्या कह रहे हैं? हाँ, उनसे ही पूछ रही थी ना। अच्छा, आपके था नहीं, मैं उनको पता था, मैं उनसे पूछ रही हूँ, है ना। तो आप बताएंगे मुझे, जाइलम के कौन कौन से पार्ट है ना वो लिविंग होते हैं, कौन से नॉन लिविंग होते हैं? बाकी सारे नॉन लिविंग होते हैं। जाइलम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मुझे ये बताओ। हाँ, बिल्कुल। और जाइलम फाइबर होता है ना, जाइलम रेस से होता है, ठीक है। आप बताएंगे मुझे, क्या पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं? होता है। पेरेन्काइमा में तो होता है ना यार, विभाज्य ऊतक में नहीं होता, पेरेन्काइमा में तो होता है ना। अच्छा, आप बताएंगे पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो किस शेप की होती हैं? शेप की होती है, हाँ। हाँ, पर जिससे पूछूं वो बताओ ना यार, है ना। फिर ऐसे तो फिर सबको, सब उसको भी याद आ ही जाएगा फिर, है ना, थोड़ी देर में तो, है ना। तो आइसोडाइमेट्रिक होती हैं, कैसी होती हैं? समव्यासी होती हैं। ऑनलाइन वालों जवाब दे दो, फिर है ना, नीचे शिकायत करोगे ना उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। आप बताएंगे, है ना, सबसे जो लास्ट में है, ठीक है। कॉलन काइमा होता है ना, उसके उसमें किस चीज का डिपोजिशन होता है? सेलुलोज और पेक्टिन का, है ना। और कहाँ पर होता है? कोनों पर होता है, ठीक है। और आप जैसे मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दूंगी, 3 गलत हैं या 1 सही है, तो वैसे वाले पकड़ पाओगे ना कि हाँ ये इसमें है। तो मतलब प्लांट टिश्यू तो आपका लगभग लगभग सबका कंप्लीट अच्छे से तैयार है ना। तो मुझे कौन मतलब है ना, विद इन 5 मिनट्स में पूरा प्लांट टिश्यू एक्सप्लेन कर सकता है अपनी सीट पे खड़े होके? कोई भी एक बच्चा जो कि हाँ मैम मुझे पूरा याद है, ऐसे एकदम टिप्स पे। नहीं है याद किसी को? हाँ, ट्राई करो, ट्राई ही करना है। अभी आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपको इतना समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, पता है। हम लोगों को 11th में पता नहीं कितनी बार हमने रिवाइज किया होगा, तब याद हुआ होगा। हाँ, बोलो। बिल्कुल, हाँ। हम्म। हाँ, सही बता रहे हैं, जंतु तक बिल्कुल सही है। हम्म। बिल्कुल सही है। हम्म। हम्म। अंतर्वेशीय कोशिकीय नहीं, हाँ। हम्म। इंटरस्केलरी, हाँ। लेटरल। पार्श्व। आप है ना मुझे बस इससे सेल सेल बता दो, काम में किसी और से पूछ लूंगी, है ना। हाँ, विभाज्य तो खत्म हो गया आपके लिए, है ना। आप नेक्स्ट आ जाओ, परमानेंट पे आ जाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, सरल, हाँ, कोई नहीं बोलेगा, है ना। हाँ। हम्म। बिल्कुल राइट है। बिल्कुल सही है। हम्म। गुड, है ना। अब मुझे सिंपल टिश्यू के वो बताएंगे, ये आप जो हैं, है ना, बीच में चश्मे वाले भैया जो भी, आप मुझे पेरेन्काइमा की करेक्टरिस्टिक फीचर्स बताओ। नहीं पता, विशेषता नहीं पता आपको, है ना। और किसी को पता है? हाँ, आप बताएं। बिल्कुल सही है, आप सुन रहे हैं ना अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। कहाँ पर? नहीं, कौन से? एक्वेटिक प्लांट में, जलीय पादपों में, है ना। और कुछ कोशिकाएं उसकी नष्ट हो जाती हैं, तो उससे क्या कैविटी बन जाती है, और कैविटी में वायु होती है और वो उत्प्लावकता प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। हाँ, एरन काइमा बोलेंगे उसको। अगर क्लोरोप्लास्ट आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? कोलन काइमा बोलेंगे, राइट है। आगे,
फूड का स्टोरेज होता है, और ये प्लांट में मोस्ट अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुतायत से मिलता है। ठीक है, बैठ जाए। बहुत अच्छे है ना, इनका भी बहुत ही अच्छा है। आप बताएंगे है ना। हाँ, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बता दो थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्यों होती है मृत? ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो इसको बोलेंगे डेड लिविंग, वो डेड मैकेनिकल टिश्यू है ना। ठीक है, आगे बताएं। बहुत सिंपल है एकदम, एक एक चीज को आप जाएं। क्या दो कोशिकाएं होती हैं, स्क्लेरिड्स और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, कहाँ मिलती हैं? तीन चार ही तो चीज रखनी है। शेप कैसी होती है, कौन सा डिपोजिशन होता है, कहाँ मिलती हैं, प्लांट को क्या प्रोवाइड करती हैं, बस ये चार चीजें तो याद रखनी है अपने को, है ना। तो क्या कहाँ कहाँ मिलती हैं? चीकू अमरूद वगैरह में मिलती हैं। ठीक है, चाय की पत्ती हो गई, चीकू हो गया, अमरूद हो गया, नारियल के फाइबर हो गए, नट्स के फाइबर हो गए। बिल्कुल सही है, बैठ जाए ना। तो आप आई थिंक सबको याद है ना लगभग लगभग, और जिनको याद नहीं है प्लीज याद कर लो, है ना। तो देखो आप लोगों का ही फायदा है ना, आपको याद होगा। मैं नहीं चाहती कि आप ऑप्शन देख के टिक करें। आपको इतना याद होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ें और आपको कुछ दिमाग में ऑप्शन देखने से पहले वो आ जाए याद, है ना। नहीं नहीं, अलग है ना, चीकू अलग है, नाशपाती अलग है, अमरूद अलग है, लेकिन इसमें सब में स्क्लेरन का ही पाया जाता है। अगर वो स्क्लेरिड्स स्पेसिफिक कर दे तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर स्क्लेरिड्स नहीं बोले तो स्क्लेरन काइमा तो आपको करके ही आना है। ठीक है, अगर वो स्क्लेरिड्स बोल दे, यानी स्टोन कोशिका बोल दे या स्क्लेरिड्स बोल दे, तो वो ऑप्शन में टिक करना है ना। और अगर वो नहीं दे रखा है तो स्क्लेरेनकाइमा दे रखा होगा, वो टिक करना, दृढ़ ऊतक दे रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना। कल मैं आपसे क्या पूछूंगी, ये एपिथीलियम पूछूंगी। मेनली कहाँ पर पाई जाती है? आकार तो इसका क्या है, सब नाम से स्पष्ट हो रहा है, सल्की है तो ये टाइल्स वाला होगा, क्यूबॉइडल है तो क्यूब शेप होगा, है ना, और स्तंभाकार है तो स्तंभ शेप होगा। तो आकार के बारे में तो मैं कुछ नहीं पूछने वाली, क्या पूछूंगी कि कहाँ कहाँ पर मिलती है और क्या काम होते हैं। ठीक है, गॉट इट, आ रहा है समझ में सबको? किसी को कोई दिक्कत? आपको ये समझ में नहीं आया था कि याद नहीं करके आए हो? कोई बात नहीं, नहीं ऐसे तो फिर मत करो। पर देखो, मैं ये कह रही हूँ कि मैं 4 या 5 बार, आई थिंक ज्यादा ही बार रिवाइज करा दिया है ना। तो थोड़ा सा, एक तो आप क्लास में थोड़ा ध्यान दो, और दूसरी बात 5 मिनट जाके जब आप खाना खाओ ना, तभी उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि साइंस को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तो वहां पे फिर किसी में स्क्लेरेनकाइमा को आप पेरेनकाइमा में डाल दोगे, उसको उसमें डाल दोगे, तो कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा अभी एक बार आपको जोर आएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, मतलब, है ना। ऑनलाइन वालों, आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। हाँ, नहीं नहीं, ये वाली, ये आरपीएससी बॉटनी से आए ना, अभी 14 तारीख से जो स्टार्ट होने वाले हैं, 14 से 16 तक की डेट दे दी है अभी। हाँ, 2023 वाला। अभी बॉटनी वाले हुए नहीं ना, नहीं हुए अभी। संस्कृत वाले अभी, संस्कृत का भी नहीं हुआ। हाँ, मेरा भी 3 मार्च को ही आ गया था रिजल्ट तो। ठीक है, ऑनलाइन वालों कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई भी, आज वाले टॉपिक से या कल वाले से? हाँ जी, ये कर दो बंद भैया, इन ऑनलाइन वालों का। एडमिन मैम, एक सेकंड, ऑनलाइन वालों का ले लेती हूँ। एडमिन मैम, ऑनलाइन क्लास जब तक ऑफलाइन क्लास फिनिश ना हो तब तक ऑनलाइन फिनिश ना करें। तो यार आप क्वेश्चन तो कुछ पूछ ही नहीं रहे, मैं क्या करूं बताओ। या तो कोई क्वेश्चन पूछो, कुछ बोलो। हाँ, आप बताएं। एक्चुअली क्या है कि जैसे कुछ जगह पर तो, जैसे मैंने वो बना के बताई थी ना, तो सब जगह वैसी ग्लैंड्स नहीं होती हैं। कुछ जगह तो केवल गुच्छे में प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो वो तो केवल क्यूबोइडल सेल्स हो गई। ठीक है, कुछ में ऐसे करके जो गुहा बना दी उन्होंने, समझ रहे हो, तो उस गुहा के अंदर हो गई वो। नहीं, एज ए ग्लैंड वर्क नहीं करती। वो जो ग्लैंड्स होती है ना, उसके अंदर क्यूबोइडल सेल होती हैं, समझ रहे हो। तो वो सीक्रेशन का काम, देखो आप समझो कि ग्लैंड्स होती क्या है,
ग्लैंड्स भी तो एक तरह से कोई कोशिकाओं का गुच्छा ही होगा ना, जिससे क्या निकल रहा है, सीक्रेशन निकल रहे हैं, उसको क्या कह दिया हमने, ग्लैंड्स कह दिया। अब ग्लैंड्स क्या हो सकती है, या तो कोशिकाओं का नॉर्मल गुच्छा हो ऐसे, मतलब 10 15 20 50 100 कोशिकाएं इकट्ठी हुई और वो इधर इधर सब जगह से सीक्रेशन कर रही हैं, वो ग्लैंड्स हो गई। और वो ग्लैंड्स एक स्पेसिफिक टिश्यू कोई आकृति बना दी, जैसे गॉबलेट टाइप की आकृति बना दी, कलशनुमा। जब अपन आगे अपने में है क्या पाचन तंत्र वगैरह सिलेबस में, नहीं है ना, हाँ, तो अपन अगर पाचन तंत्र वगैरह पता है तो वहां पे एक कलशनुमा आकृति की कोशिकाएं होती है ना, तो वो जो ऐसे जो भी मैंने बताई थी ना, तो वो उसके अंदर की जो लाइनिंग बनाएंगी ना, वो क्यूबोइडल सेल बनाएंगी। तो वो सीक्रेशन तो किससे हो रहा है, क्यूबोइडल सेल से ही हो रहा है ना। लेकिन अपन यो नहीं कह सकते कि क्यूबोइडल सेल्स ग्लैंड्स हैं, समझ रहे हो, ग्लैंड्स बनाती क्यूबोइडल सेल है, लेकिन ग्लैंड्स और भी कोशिकाएं बनाएंगी, केवल क्यूबोइडल सेल्स नहीं बनाएंगी। आ गया, गॉट इट, समझ में आ गया ना। ठीक है, और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? आज का भी टाइम नहीं हुआ क्या, क्या हो गया, हो गया ना, 1 बजे का था क्या, ठीक है ना, ओके।